जय हिंद दोस्तों। बात हो रही है EORO एग्जाम की। 14 मई को ये परीक्षा है। अब इस परीक्षा का पेपर कैसे हल करें, तो पहले जान लें इस परीक्षा में कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। यानी हर मिनट में एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ना भी है, उसके ऑप्शन को भी पढ़ना है, सही उत्तर तक पहुंचना है और संबंधित सर्किल को भरना भी। इस सब के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। सिलेबस में अगर बात करें तो जो जियोग्राफी और जीके का जो पार्ट है उसके लिए 50 अंक है, 40 अंक का आपके नगर पालिका अधिनियम वगैरह ये है और 10 अंक का आपके करंट अफेयर्स है और 20 अंक कॉन्स्टिट्यूशंस और इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचे तो सबसे पहले उसमें आपकी हालत क्या होगी, धक धक धक। तो अपने आप पर कंट्रोल करिए, क्योंकि इस घबराहट में हो सकता है कि आप आते हुए प्रश्न भी उनके उत्तर भी आप गलत कराएं और नेक टू नेक फाइट रहेगी, क्योंकि लगातार कंपटीशन एग्जाम्स होते रहने से कैंडिडेट्स का लेवल ऑफ नॉलेज भी बढ़ा है और उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ा है। तो ऐसे में आपको परीक्षा हॉल में पेपर हल करते समय किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। जो प्रश्न पहले आता हो उसको आप हल करते जाइए। ऐसी भी स्थिति आएगी कि लगातार 1 2 3 4 कई सारे प्रश्न आपको नहीं आ रहे होते हैं, तो उसी समय हम क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर हम घबराहट में या हताश होकर के सही गलत उल्टा सीधा कराते हैं। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, नहीं आना। आपको जो आ रहा है, जिस पर कॉन्फिडेंस है, उसको हल करके आगे बढ़ते जाइए और जब आप सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में चलेंगे तब वापस से उन क्वेश्चन को देखेंगे ना, तब आपके पास स्वतः आपके ब्रेन से प्रोसेस होकर के उनके आंसर निकल करके आएंगे। और याद रखिए 100% तो कट ऑफ जानी नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए तो इतना ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, लेकिन आपकी गलती से क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक टेंडेंसी रहती है कि पहले प्रश्न पर हम टिक करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि जब पेपर पूरा हो जाएगा लास्ट में, उस समय हम उनसे संबंधित सर्किल भरेंगे। यह गलती कभी मत करें, क्योंकि क्या होता है, आपने 5वें का सर्किल भूल से 6ठा भर दिया तो 6ठे का आप 7वां भरोगे, 7वें का आप 8वां भरोगे, पूरी के पूरी आपकी शीट क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी और इसमें व्हाइटनर का प्रयोग हो नहीं सकता है। आप अपनी गलती को सुधार नहीं सकते हो। तो जिस प्रश्न को आप हल करें उसके साथ ही उसके आंसर को तुरंत उसी समय डार्क सर्किल करते जाएं। अब प्रश्न में आपके सामने परेशानियां क्या आती है? पहली परेशानी आती है अधिकतर स्टूडेंट के कि फाइनली 4 ऑप्शन में से वह 2 ऑप्शन में फंसता है कि ये तो डिसाइड कर लेता है कि 2 में से कोई एक उत्तर है, ये या फिर वो। तो याद रखिए, जब आप पहली बार उस क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ करके उसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो उस समय आपके मन से जो आवाज आती है कि यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, तो सामान्य तौर पर वह ऑप्शन सही होता है। लेकिन कई बार क्या, हम डेढ़ डाये बन जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा लॉजिक करने बैठ जाते हैं और फिर ऐसे में जो वास्तव में सही होता है उसको छोड़कर हम गलत को कराते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जहां पर आपके सामने लग रहा है कि 2 ऑप्शन है, इन 2 में से कोई एक सही है, तो कौन से वाले को चुनना है उसके लिए बात कर रहा हूं। जहां आप कॉन्फिडेंट है वहां तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चंस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि हमें कुछ क्वेश्चंस पर रिस्क लेनी चाहिए। तो मैं भी मानता हूं कि हाँ, पेपर हल करते समय रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि आपके निगेटिव्स ज़्यादा हो जाए। अगर आपके 3 निगेटिव रहे और 1 पॉजिटिव रहा तो भी ओवरऑल मिला करके आपका रिजल्ट न तो प्लस रहेगा न -0 रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस आपने 4 पर रिस्क लिया और 2 सही और 2 गलत हो गए तो डेफिनेट इसमें आप थोड़े से फायदे में रहेंगे। और अगर 4 में से 3 सही निकल गए, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिन पर आप रिस्क ले रहे हैं, तो अगर 4 में से 3 सही निकल गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले। तो फिर रिस्क कैसे लिया जाए? तो रिस्क लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको निगेटिविटी से बचते हुए अधिकतर ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे नुस्खे अपनाने चाहिए। कौन से? कि जहां पर उपरोक्त सभी सही है, यह वाला ऑप्शन होता है तो सामान्य तौर पर यह सही ही होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहें, वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में
और ईओ और आरओ के बहुत पावरफुल और बहुत प्रतिष्ठित पद हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके। पर फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहें तो सामान्य तौर पर कोई ऐसा प्रश्न जिसमें उपरोक्त सभी सही है वो वाला ऑप्शन तो सही होता ही है। कथन और कारणों वाले होते हैं तो कथन और कारण में ए ऑप्शन सही होता है, जिसमें यूँ होता है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। जो लंबा वाला ऑप्शन होता है सामान्य तौर पर उसके भी सही होने के चांस होते हैं। किसी ऑप्शन में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी दी गई होती है तो उस ऑप्शन के भी सही होने की चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कन्फ्यूजन वाली बहुत सारी स्थितियाँ होगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वन बाय वन हल करते जाना है, जो होता जा रहा है उसको करते जाइए, लेकिन पढ़ने समय कई बार हम क्या करते हैं, एक दो शब्द पढ़ा रहे हैं तो हमको से नहीं होगा और हम अगले क्वेश्चन में चल जाते हैं। जब आपके ब्रेन में वो चीज़ें फिट ही नहीं हुई तो प्रोसेस कैसे करेगा? प्रश्न को पूरा पढ़िए, ऑप्शन को पूरा पढ़िए। आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज में हूँ, मैं डाउटफुल हूँ, अभी मैं इसको करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाइए और इस तरह से 1 to 120 सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंटली सही है उनको हाथों हाथ हल करते जाइए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि दो में से एक सही हो सकता है उसमें आप अपने मन की आवाज़ सुनिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मुझे रिस्क लेने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्शन सबसे लंबा हो, जिसमें कोई अतिरिक्त जानकारी दे रखी हो, जिसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स वगैरह दे रखा हो, जो अलग हटके लग रहा हो, उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और फाइनली जब आपको लगे कि इनके बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो मैं निगेटिव मार्किंग के चलते यही सलाह दूंगा कि उन क्वेश्चंस को आप टच मत करिए, और करना भी चाहे तो बचे हुए पे या तो आप बी आप भर सकते हैं या फिर आप सी, क्योंकि जो भी रिसर्च चाहिए वो बताती है कि बी और सी पर आंसर का सही ऑप्शन होने का फोकस ज़्यादा रहता है, मोर देन 40%। तो यहाँ पर आप ऐसा भी मत करिए कि कुछ को बी करा और कुछ को सी करा। ये भी हो सकता है कि आपने बी करा वो गलत हो गया ना, सी वाले सही हो गए। आपने जिनमें सी करा वो गलत हो गए और बी वाले सही हो जाए। तो या तो बी करें तो बी ही करिए बचे हुए पे, या फिर सी करते हैं तो सी ही करिए। आपको जरा भी घबराना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप घबराते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है, फोबिया भी होता है, परीक्षा का कक्ष का कुछ माहौल भी ऐसा होता है, तो आपको वहाँ पर घबराहट के मारे आते हुए जो आप 3-4 प्रश्न गलत कराते हैं वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। उस पर कंट्रोल करने की कोशिश। इसमें ये चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं ना, अधिकतर स्टूडेंट उनसे घबराते हैं। वास्तव में होता क्या है, अगर उन 3, 4, 5 जो भी सेट दे रखे हैं उसमें से एक दो सेट भी अगर आपको पता चल पा रहे हैं तो बाकी सेट उस ऑप्शन में से अपने आप हल हो जाएंगे। ज़्यादा तनाव रखने की जरूरत नहीं है। यही स्थिति कालक्रम वाले में भी है कि अगर आपको पता हो कौन सी घटना पहले हुई कौन सा बाद में, एक आध का भी ध्यान हो तो उसके आधार पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए परीक्षा में आपको कूल रहने की जरूरत है, हड़बड़ाहट में ये सब नहीं होगा। वहीं पर आप देख लीजिए आजकल कुछ प्रश्न आते हैं जो थोड़े से डीप में आते हैं कि 3-4 फैक्ट्स दे रखे होते हैं और नीचे आता है ऑप्शन की इसमें से सही कूट का चयन कीजिए। मेरे ख्याल से कंपेरेटिवली टफ होते हैं क्योंकि आपको सभी कूट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें से एक दो कूट को भी पकड़ पा रहे हैं तो भी आप करीब करीब सही तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सलाह जरूर मैं दूंगा। एक तरह के और जो प्रश्न आते हैं जिनमें हमको एक कैंडिडेट को बहुत अच्छी सावधानी रखनी पड़ती है, जब प्रश्न आता उपरोक्त में से निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा असत्य है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, उपरोक्त में से कौन सा सही बस इतना देखते ही इसी स्थिति होती है कि कार्यों कूद पड़ियो मैदान में। हम फटाक से आधा अधूरा प्रश्न पढ़ के हल करना शुरू कर देते हैं, सर्किल भर दिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी गलती को करने से आप बचिए। आपके इस प्रश्न में, इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड आएंगे, तो आप परीक्षा के समय में इधर उधर मत भटकिए। राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न, लेटेस्ट जो चीजें हैं उन पर फोकस कीजिए। अब आप कहेंगे सर करंट तो खाली 10 अंकों का है, ऐसा नहीं है। प्योर करंट 10 अंकों का है। डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट करंट है, मतलब आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें लेटेस्ट क्या अपडेट्स है उन पर जुड़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको करंट को बहुत अच्छे से सीरियसली लेना है। अब एक स्टूडेंट पूछता है कि साहब हम करंट कब से कब तक का पढ़ें,
तो नॉर्मली आपके पेपर लगभग 1 माह पहले बन जाते हैं। तो आप 1 माह 20-25 दिन से 1 माह पहले से का जो करंट है उसको पढ़िए, और पिछले लगभग 1 साल या सवा साल तक का करंट आपकी नोटिस में होना चाहिए। तो ये आपको जो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको पेपर को हल करने के टिप्स दिए हैं, आपके सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।